So our today's topic of discussion is PCR. PCR stands for polymerase chain reaction. We all know that briefly introduction हमें सबको पता है कि PCR क्या होता है. तो what is PCR? It's polymerase chain reaction. Polymerase from DNA polymerase. Chain means कि chain चलती जाती है. पहले रिएक्शन के प्रोडक्ट्स जो हैं वो दूसरे रिएक्शन के लिए सबस्ट्रेट बन जाते हैं. तो polymerase chain reaction है. एक के बाद अगला साइकिल, अगले के बाद दूसरा साइकिल, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, सो ऑन ये साइकिल्स चलते जाते हैं. तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और पीसीआर इज अ टेक्निक दैट रिजल्ट्स इन एक्सपोनेंशियल एम्प्लीफिकेशन ऑफ अ डिजायर्ड रीजन ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल इन विट्रो. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये इन विट्रो होता है. इन विट्रो मतलब कि ये लिविंग सेल्स. इसके अंदर अफरा को भी ऐड करो इस कॉल में. इन विट्रो का मतलब इन विट्रो का मतलब है कि जो रिएक्शन हो रहा है वो आपका सेल्स के अंदर नहीं हो रहा है. जैसे हमारे अंदर है डीएनए पॉलीमरेज वर्क करता रहता है, हमें पता भी नहीं होता कि कहाँ पे डीएनए सिंथेसिस हो रही है. हमारे सेल्स में डीएनए सिंथेसिस हो रही होती है. कुछ सेल्स माइटोसिस में जा चुके होते हैं, कुछ अभी इंटरफेज में होते हैं. पर ये वाला जो सारा काम होता है ये किस में होता है? इन विट्रो, यानी कि बाहर होता है, सेल्स के अंदर नहीं होता. PCR ट्यूब्स के अंदर होता है. I'll show you the PCR tubes through Google Images. तो पहले हम इसको डिटेल में देख लेते हैं कि व्हाट इज PCR. अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कर देते हैं. वही जो काम डीएनए पॉलीमरेज का है कि उसने क्या करना है, उसने कॉपीज सिंथेसाइज करनी है. उसने टेम्पलेट स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग क्या करना है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग उसने उसकी तरफ देख देख के क्या करना है, नई कॉपी, नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर लेना है. तो भी यही होता है, हम डीएनए पॉलीमरेज की मदद से नंबर ऑफ कॉपीज अपने डिजायर्ड जीन की, अपने डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस की जनरेट कर लेते हैं. सो विद दिस टेक्निक small amounts of the genetic material can be amplified, that is to make a huge number of copies of a DNA to be able to identify and manipulate DNA, detect infectious organisms, detect genetic variations including mutation in human genes and numerous other tasks. तो इस टेक्निक के ज़रिए हम स्मॉल अमाउंट्स में जो जेनेटिक मटेरियल हमारे पास अवेलेबल होता है, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास जो सैंपल आता है, जो जेनेटिक मटेरियल आता है वो बहुत थोड़ा होता है. तो उतने थोड़े से पे हम स्टडी नहीं कर सकते, उतने थोड़े से पे हम टेस्ट नहीं परफॉर्म कर सकते. तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको एम्पलीफाई करना पड़ता है, हमें उसकी नंबर ऑफ कॉपीज बनानी पड़ती हैं, उसी की जैसा हमें बहुत ज़्यादा अपने पास सेव करके रखना पड़ता है. तो फॉर दैट पर्पज हम क्या करते हैं, वी डू पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, टू बी एबल टू आइडेंटिफाई, ताकि हम इस काबिल हो जाएं कि हम आइडेंटिफाई कर सकें या मैनिपुलेट कर सकें डीएनए को अपने अकॉर्डिंगली, अपने डिजायर्ड के अकॉर्डिंग, या हम इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स को डिटेक्ट कर सकें. आगे हमने जो भी काम करना हो हम वो उसके साथ कर सकते हैं. चाहे हमने कोई इसमें डिटेक्ट वेरिएशंस करनी है, चाहे हमने वहाँ पे म्यूटेशंस डिटेक्ट करनी है, तो हम सारे काम कर सकते हैं. और अदर बहुत सारे टास्क जो हैं वो हम फिर इस एम्पलीफाइड डीएनए प्रोडक्ट से परफॉर्म कर सकते हैं. अब पीसीआर में हम वर्ड पॉलीमरेज ही क्यों यूज करते हैं? बिकॉज द ओनली एंजाइम यूज्ड इन द रिएक्शन इज डीएनए पॉलीमरेज. क्योंकि जो पीसीआर का रिएक्शन है, इस रिएक्शन में सिर्फ एक एंजाइम यूज होता है. ओनली वन एंजाइम इज यूज्ड इन पीसीआर एंड दैट इज अ डीएनए पॉलीमरेज, which we have already studied in detail. Now, why it is called chain reaction? Because the products of the first reaction become the substrates of the following one and so on. क्योंकि पहले रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो नेक्स्ट रिएक्शन के लिए, नेक्स्ट साइकिल के लिए सबस्ट्रेट बन जाते हैं. तो इसका क्या मतलब हुआ कि पहले मैंने एक रिएक्शन किया, यानी कि पीसीआर का एक रिएक्शन किया, मेरे पास थे दो डीएनए के मॉलिक्यूल्स थे फॉर सपोज. अब उन दोनों की दोनों को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, तो मेरे पास टोटल अब कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे. दो तो प्रीवियस थे, टेम्पलेट थे, और 2 मेरे पास नए आ गए. अब टोटल मेरे पास कितने हो गए, 4 हो गए. अब मैं ये जो 4 हैं, ये चारों के चारों अब अगेन एक्ट करेंगे अगले साइकिल के लिए एज अ सबस्ट्रेट. तो 4 से कितने आ जाएंगे मेरे पास, 8 आ जाएंगे.
8 से कितने आ जाएंगे 16, 16 से कितने आ जाएंगे 32। तो ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता जाएगा और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन कहते हैं। पीसीआर को सेट करने के लिए क्या किया जाता है कि जब भी हमने पीसीआर को सेट करना होता है हमें कुछ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, हमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए होते हैं फॉर द पीसीआर रिएक्शन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें सबसे पहले टारगेट डीएनए चाहिए, द डीएनए विच इज रिक्वायर्ड टू बी कॉपीड, वो वाला डीएनए जिसको हमें कॉपी करना है। तो वो हमें टारगेट डीएनए चाहिए, वो डिजायर्ड फ्रेगमेंट ऑफ जीन हो सकता है, वो कोई भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, वो कोई भी सीक्वेंस हो सकता है डीएनए का, वो ह्यूमन का ही नहीं, वो किसी एनिमल का हो सकता है, वो किसी प्लांट का हो सकता है, किसी इंसेक्ट का हो सकता है, इवन बैक्टीरिया का भी हो सकता है। तो टारगेट डीएनए हमें चाहिए जिसको हमें एम्पलीफाई करना है, जिसको हमें कॉपी करना है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, कॉपी करने के लिए हमें पता है कि जब नेचुरली हमारे अंदर सिंथेसिस होती है डीएनए की तो वहां पे प्राइमर लगाना पड़ता है। तो प्राइमर नेचुरली हमारे अंदर सिंथेसाइज हो जाता है और वो अंदर लग जाता है। पर जब हमने पीसीआर परफॉर्म करना है तो वी हैव टू डिजाइन अ पेयर ऑफ प्राइमर और उसको प्राइमर रिएक्शन में हमने पीसीआर रिएक्शन में डालना भी है। तो सबसे पहले हमें चाहिए टारगेट डीएनए, एट द सेकंड नंबर हमें चाहिए पेयर ऑफ प्राइमर्स यानी कि फॉरवर्ड प्राइमर एज वेल एज रिवर्स प्राइमर। फिर तीसरे नंबर पे हमें क्या चाहिए, हमें डीएनटीपीज चाहिए। हमारे अंदर तो नेचुरली डीएनटीपीज होते हैं यानी कि डिऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो हमारे अंदर ऑलरेडी होते हैं। पर जब हमने पीसीआर रिएक्शन लगाना है तो टारगेट डीएनए की तरफ देख के जो कॉपी बनानी है आपने, कॉपी किस चीज की बनेगी, कॉपी डीएनए की बनेगी। तो डीएनए बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए, तो वो न्यूक्लियोटाइड्स भी हमने प्रोवाइड करने हैं। तो सबसे पहले टारगेट डीएनए, देन पेयर ऑफ प्राइमर्स, देन डीएनटीपीज, देन फोर्थ नंबर पे हमें क्या चाहिए, हमें थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज चाहिए एंड दैट इज टैग पॉलीमरेज। तो हम वो टैग पॉलीमरेज डाल देंगे। उसके बाद फर्स्ट नंबर पे हमें चाहिए मैग्नीशियम 2+ आयंस। मैग्नीशियम 2+ आयंस हमें क्यों चाहिए, बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज वुड नॉट वर्क without magnesium ions, because magnesium ions acts as cofactor for the DNA polymerase, for the tag polymerase। तो tag polymerase को प्रॉपर ऑप्टिमम एफिशिएंटली वर्क करने के लिए क्या चाहिए होता है, मैग्नीशियम आयंस चाहिए होते हैं। और 6 नंबर पे हमें क्या चाहिए, हमें बफर सॉल्यूशन चाहिए। Why we need buffer solution? So that the pH of the PCR reaction can be maintained, ताकि हमारे जो PCR reaction का पीएच है वो मेंटेन रहे, वो चेंज ना हो जाए। अगर वो चेंज हो जाएगी तो वी ऑल नो दैट द टैग पॉलीमरेज कैन बी डीनेचर, क्योंकि थोड़ी सी भी पीएच की चेंजेस हो जाएं तो उससे क्या होता है, इट मे लीड टू दी complete ionization of tag polymerase and so the complete denaturation of the polymerase enzyme, which we do not ever want कि हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है, हमारा जो टैग पॉलीमरेज है वो कभी भी डीनेचर हो, क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और फिर पाकिस्तान में हम खुद इनको बनाते भी नहीं हैं। थोड़ा बहुत कल्चर किया जाता है टैग पॉलीमरेज नो डाउट, बट वो उस तरह से प्योरीफाइड नहीं होता। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या करते हैं, हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, तो फिर वो और ज़्यादा महंगा हो जाता है हमें। तो हमने अपने एक्सपेंसेस को भी कंट्रोल करना होता है और हम ऐसे ज़ाया नहीं कर सकते अपनी चीज़ों को। तो हमें बहुत स्पेसिफिकली काम और बहुत ऑप्टिमम कंडीशंस पे काम करना होता है। फिर जब हमने कॉन्स्टिट्यूएंट सारे पूरे कर लिए, हमने रिएक्शन मिक्सर अपना कॉकटेल रेडी कर लिया। कॉकटेल रेडी करने का मतलब ये है कि हमने डीएनटीपीज डाल लिए, हमने प्राइमर डाल लिया, हमने डीएनए टारगेट डीएनए डाल लिया, हमने मैग्नीशियम आयंस डाल लिए, बफर सॉल्यूशन डाल लिया, वाटर डाल लिया। तो हमने ये सारी चीज़ें डाल ली, इसको हम कहेंगे कि हमारा कॉकटेल है, ये हमारा मिक्सचर है। अब मिक्सचर ऑफ मैनी थिंग्स है ना ये, तो मैनी सॉल्यूशंस, मैनी एंजाइम या जो भी है। तो अब ये जो कॉकटेल है, इस कॉकटेल को हमने प्लेस कर देना है इन अ पीसीआर मशीन। अब पीसीआर मशीन में हमारे पास क्या होता है, पीसीआर रिएक्शन को करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 इज डीनेचुरेशन, नंबर 2 इज एनीलिंग एंड नंबर 3 इज एक्सटेंशन, और उसके बाद हमारे पास टर्मिनेशन भी होती है। डीनेचुरेशन का मतलब ये है कि पीसीआर मशीन में हम टेम्परेचर जो है वो स्टार्ट पे बहुत ज़्यादा हाई कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे जो जितना भी टारगेट डीएनए डबल स्ट्रैंडेड था वो सारे के सारे डबल स्ट्रैंड जो हैं कन्वर्ट हो जाते हैं सिंगल स्ट्रैंड में, वो सेपरेट हो जाते हैं, सिंगल स्ट्रैंड्स आ जाते हैं। सिंगल स्ट्रैंड आना ज़रूरी है क्योंकि प्राइमर जो है वो सिंगल स्ट्रैंड पे ही बाइंड करेगा, डबल स्ट्रैंड पे बाइंड नहीं कर सकता। तो सबसे पहला स्टेप है डीनेचुरेशन, जिसमें हमने क्या करना है,
हमने अपने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सेपरेट करना है, हमने उसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना है। सेकंड नंबर पे है हमने एनीलिंग करवानी है। व्हाट इज एनीलिंग? द बाइंडिंग ऑफ प्राइमर्स। प्राइमर्स को हमने बाइंड भी तो करवाना है। तो डीनेचुरेशन हो गई, सिंगल स्ट्रैंड्स अचीव हो गए। अब उसके बाद हमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर देना है विच डिपेंड्स ऑन द साइज एंड ऑन द कॉम्पोजिशन ऑफ प्राइमर, जो डिपेंड करता है कि प्राइमर का डिजाइन क्या है, प्राइमर की कॉम्पोजिशन क्या है, प्राइमर की लेंथ क्या है, साइज क्या है। उस पर डिपेंड करता है कि टेम्परेचर क्या होगा, एनीलिंग टेम्परेचर यानी कि प्राइमर के बाइंड करने का टेम्परेचर। तो वो हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो एनीलिंग टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। उस टेम्परेचर पे क्या होता है, प्राइमर्स एनील कर जाते हैं और फिर क्या होता है, एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाती है। एक्सटेंशन का मतलब कि प्राइमर आगे जो है वो एक्सटेंड करना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि डीएनटीपीज ऐड होना शुरू हो जाते हैं और हमारे टेम्पलेट के अकॉर्डिंग हमारे पास न्यू स्ट्रैंड जो है वो जनरेट हो जाता है। और जब हमारे पास नंबर ऑफ कॉपीज जनरेट हो जाते हैं तो फोर्थ स्टेप पे, लास्ट स्टेप होता है हमारा, हम वहाँ पे क्या करते हैं, टर्मिनेशन करते हैं। टर्मिनेशन भी खास स्पेसिफिक टेम्परेचर पे करते हैं, जिस पर क्या होता है फिर कि हमारे जो साइकिल्स हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ कॉपीज आ जाती हैं, हम उसको बाहर निकाल लेते हैं पीसीआर मशीन में से। Here you can see that the PCR machine, this is the PCR machine, and here you can see there is a yes, so the well plates, ये क्या है, ये वेल वाली प्लेट है हमारे पास एक। इस वेल वाली प्लेट में हम क्या करते हैं, वेल मतलब कि घड़े, ये जो घड़े आपको नजर आ रहे हैं ना गोल गोल सर्कल्स, ये जो वेल प्लेट है इसमें हम क्या करते हैं, ये 96 वेल प्लेट होती है मोस्टली। तो इसमें हम अपनी पीसीआर ट्यूब्स को प्लेस कर देते हैं, पीसीआर ट्यूब्स इसमें रख देते हैं, लिड को क्लोज कर देते हैं। लिड को क्लोज करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ से प्रोग्राम सेट कर लेते हैं। यहाँ पे नंबर्स लगे हुए हैं, बटन्स लगे हुए होते हैं, हम यहाँ पे प्रोग्राम अपना सेट कर लेते हैं कि कितने टेम्परेचर पे डीनेचुरेशन करवानी है, कितने टेम्परेचर पे एनीलिंग करवानी है, कितना साइकिल्स जो हैं वो चलाने हैं और कितने टेम्परेचर पे टर्मिनेशन करनी है, सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर लेते हैं, पीसीआर मशीन में सेट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है students, is the slides are visible to you? Yes, ma'am. Yes. ओके ओके, स्लाइड सबको विजिबल है? Yes, ma'am. ओके ओके, सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम फ्लो चार्ट डायग्राम देख रहे हैं कि जिसमें हमें ये पता चलेगा कि किस तरह पीसीआर रिएक्शन होता है। सबसे पहले देखिए, हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, जो हमारा सैंपल था, जो हमारा टारगेट डीएनए था। हमने क्या करना है, हमने इसको पीसीआर मशीन में जब डाल दिया, तो डालने के बाद हमने क्या करना है, हमने डीनेचुरेशन करवानी है 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 96 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इतनी टेम्परेचर पे हम क्या करवाते हैं, डीनेचुरेशन करवाते हैं। अब डीनेचुरेशन के बाद वी विल हैव 2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट्स, डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास 2 सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब इन डीएनए मॉलिक्यूल्स को हम क्या करते हैं, क्योंकि 94 डिग्री सेंटीग्रेड बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, हम इसको क्या करते हैं, कूल करते हैं। हम खुद नहीं कर रहे होते, ये सारा प्रोग्राम हम पीसीआर मशीन के अंदर सेट कर देते हैं। इंशाल्लाह वी विल परफॉर्म इन आवर लैब्स, पीसीआर हम करेंगे अपनी लैब्स में, तो आप लोग देखोगे, आप लोग रियलाइज करोगे कि कैसे परफॉर्म करते हैं हम। कोई बहुत मुश्किल रिएक्शन नहीं होता, सिर्फ पीछे टेक्निक है, पीछे का प्रिंसिपल है जो हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में पीसीआर कैसे परफॉर्म किया जाता है या कैसे होता है। सो कूल करते हैं हम 50 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और मोस्टली जो प्राइमर्स एनील करते हैं वो भी इतनी टेम्परेचर पे करते हैं, 30 से 60, 40 से 60, इतने टेम्परेचर के दरमियान प्राइमर्स जो हैं वो हमारे एनील कर जाते हैं। तो हमने प्राइमर एनीलिंग टेम्परेचर लगा देते हैं इस पे कि जिस टेम्परेचर पे हमारे प्राइमर्स एनील कर जाएंगे। अब आप लोग यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि प्राइमर्स have already been annealed, have already been bind to the single stranded DNA fragments.
नाउ डीएनए सिंथेसिस विल बी स्टार्ट। अब क्या होगा कि डीएनए सिंथेसिस हो जाती है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सटेंशन टाइम होता है, एक्सटेंशन का टेम्परेचर होता है, हम 72 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाते हैं। और जब एक्सटेंशन हो जाती है तो अब आप देखें कि 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड डायरेक्शन में हमारे पास इधर डीएनए सिंथेसाइज हो गया, और नीचे वाले स्ट्रैंड पे 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड की डायरेक्शन में इधर डीएनए सिंथेसाइज हो गया। अब क्या होता है, ये हमारे पास फर्स्ट साइकिल के प्रोडक्ट्स आए, यानी कि पहले रिएक्शन के, फर्स्ट साइकिल मतलब पहले रिएक्शन के प्रोडक्ट्स। पहले रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को हम अगले साइकिल में भेज देते हैं। ये सारा कुछ हमने इंस्टॉल किया होता है अपने पीसीआर के प्रोग्राम में ऑलरेडी। अब क्या होता है कि ये जो फर्स्ट साइकिल के प्रोडक्ट्स हैं ये नेक्स्ट साइकिल के लिए सबस्ट्रेट बन जाते हैं। अब हमारे पास ये जो दो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स थे, पहले अब देखें फर्स्ट साइकिल के स्टार्ट में हमारे पास एक था डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, अब हमारे पास दो हो गए डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। अब इन दोनों के दोनों डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स को हम अपने सबस्ट्रेट के तौर पर लेंगे और क्या होगा, इसकी डीनेचुरेशन कर देंगे। डीनेचुरेशन कर देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब हमारे पास 4 स्ट्रैंड्स आ जाएंगे। इन चारों स्ट्रैंड्स को हम क्या करेंगे, इन चारों स्ट्रैंड्स पे हम प्राइमर एनील करवा लेंगे, जो पीसीआर मशीन में ऑलरेडी हमने सेट किया हुआ है टेम्परेचर। प्राइमर एनील कर जाएंगे। जब प्राइमर एनील कर जाएंगे, इधर फॉरवर्ड प्राइमर, इधर रिवर्स प्राइमर, इधर फॉरवर्ड प्राइमर, इधर रिवर्स प्राइमर, प्राइमर्स एनील कर जाएंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, पीसीआर प्रोडक्ट जो है वो सिंथेसाइज हो जाएगा। सो पीसीआर प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे पास। अब क्या होगा, डीनेचुरेशन हो जाएगी। ठीक है, अब दोबारा से ये सेकंड साइकिल के प्रोडक्ट्स आ गए हमारे पास, सेकंड साइकिल के प्रोडक्ट आ गए। अब हमने क्या करना है, डीनेचुरेशन करनी है, दोबारा से डीनेचुरेशन करेंगे, दोबारा से डीएनए सिंथेसिस करेंगे, थर्ड साइकिल के हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। तो सो ऑन हमारे पास प्रोडक्ट्स बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, और नंबर ऑफ कॉपीज हमारे पास जो हैं वो जनरेट हो जाएंगी। क्लियर? एक्सक्यूज मी। यस। तो मैम, हाँ जी, कहाँ से क्लियर नहीं हुआ? मैम एक बार ये दोबारा समझा दे यही वाली स्लाइड। अच्छा, ये देखें कि यहाँ हमारे पास क्या है, हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, हमने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए हमें प्राइमर एनील करवाने पड़ेंगे। प्राइमर एनील करने हैं तो हमें इसकी डीनेचुरेशन करानी पड़ेगी। हमने डीनेचुरेशन करा ली, हमने उसको सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट कर लिया। सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हुए, अब हमने क्या करना है, अब प्राइमर एनील हो जाएंगे, इधर फॉरवर्ड प्राइमर एनील हो जाएगा, दूसरे स्ट्रैंड पे हमें पता है रिवर्स प्राइमर एनील हो जाएगा। जब दोनों प्राइमर से नील हो गए तो अब क्या होगा, कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगी, एक्सटेंशन प्रोडक्ट बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या आ गए, लॉन्ग प्रोडक्ट्स आ गए हमारे डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट के। अब ये जो प्रोडक्ट्स हमारे पास आए हैं, इन प्रोडक्ट्स को हमने बाहर नहीं निकाल लेना, ये साइकिल के अंदर अभी पीसीआर मशीन में ये सब कुछ पड़ा हुआ है। अभी पीसीआर मशीन में क्या हुआ, एक साइकिल खत्म हुआ है, फौरन से दूसरा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, दूसरा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। रिएक्शन स्टॉप नहीं होता यहाँ पर, एक रिएक्शन खत्म हुआ है दूसरा स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या होगा, अब जो हमारे पास पहले हमने ये खुद टारगेट डीएनए डाला हुआ था, अब उसी की हमारे पास कॉपीज आ चुकी हैं, और अब वो जो कॉपीज आई हैं उन्हीं कॉपीज को हम एज अ सबस्ट्रेट लेंगे अगले साइकिल के लिए। तो अब ये हमारे पास दो कॉपीज थी या दो डीएनए के मॉलिक्यूल्स थे डबल स्ट्रैंडेड। अब हमने क्या करना है इनको, अब हमने इनको क्या करना है, दोबारा से डीनेचुरेशन कराएंगे तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट्स हैं डीनेचर हो जाएंगे। डीनेचुरेशन होगी तो क्या होगा, हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए 1 2 3 4 स्ट्रैंड्स मेरे पास आ गए सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, अब इन चारों से क्या करेंगे, फिर डीएनए सिंथेसिस होगी, यानी कि दोबारा प्राइमर भी अभी भी मौजूद है। ऐसे नहीं होता कि रिएक्शन मिक्सचर में हमने सिर्फ एक मॉलिक्यूल सिर्फ एक प्राइमर का पेयर डाला है। नो, आपने एक मॉलिक्यूल थोड़ी डाला था, आपको तो पता ही नहीं है कि कितने एक ड्रॉपलेट आप जब प्राइमर का डालते हो तो उसमें नंबर ऑफ फॉरवर्ड एंड नंबर ऑफ रिवर्स प्राइमर्स होते हैं। तो रिवर्स प्राइमर्स फॉरवर्ड प्राइमर्स अभी भी आपके रिएक्शन मिक्सचर में मौजूद थे। जैसे ही वो कहीं पे कॉम्प्लीमेंटेरिटी फाइंड करेंगे, क्योंकि वो रिएक्शन में पड़े हुए हैं, वो फौरन से बाइंड कर जाएंगे। तो जहां जहां पे जो जो बाइंड कर सकता है वो बाइंड कर जाएगा। इधर देखें रिवर्स बाइंड हो गया, इधर फॉरवर्ड बाइंड हो गया, सो ऑन प्राइमर्स क्या हैं, बाइंड कर जाएंगे। अब क्या होगा, अब आपके पास दोबारा से प्राइमर के आगे एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि डीएनए सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सेकेंड साइकिल के प्रोडक्ट्स आपके पास आ जाएंगे, जो कि फिर क्या होंगे, डबल स्ट्रैंडेड होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो रेड रेड वाले कलर है, ये रेड रेड वाला सारा क्या है, सिंथेसाइज्ड डीएनए है, ये सारा का सारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोडक्ट्स है। अब क्या हुआ कि अब इसको
ये जो सेकेंड साइकिल के प्रोडक्ट्स आए हैं, अब इसको हमने दोबारा ले लेना है किसके लिए, एज अ थर्ड साइकिल के लिए। थर्ड साइकिल के लिए लेंगे अभी सिर्फ वो, अब सिर्फ एक डीएनए के मॉलिक्यूल का वो दिखा रहे हैं, चारों के चारों को नहीं दिखा रहे, क्योंकि चारों को दिखाएंगे तो 4 से आगे हमारे पास अब 8 बनेंगे, तो वो 8 बनाना फिर यहाँ पे दिखाना बहुत मुश्किल है, इसलिए उन्होंने सिर्फ अभी एक मॉलिक्यूल को दिखा दिया यहाँ पर। इसको दोबारा से डीनेचर करेंगे, दोबारा से डीएनए सिंथेसिस हो जाएगी, उसी तरह प्राइमर बाइंड करेंगे और हमारे पास क्या हो जाएगी, डीएनए सिंथेसिस हो जाएगी। तो हमारे पास अब क्या आएंगे, शॉर्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट्स इन एन एक्सपोनेंशियल मैनर। अब ये जो आएंगे, पहले हमारे पास लॉन्ग प्रोडक्ट्स आते हैं जिनमें कोई फिक्स नहीं होता कि कितनी लेंथ तक सिंथेसाइज हो जाएगा डीएनए। एंड पे हमारे पास शॉर्ट प्रोडक्ट्स आते हैं, क्योंकि अब आप यहाँ पर देखें कि एक इधर प्राइमर लगा हुआ है, एक इधर प्राइमर लगा हुआ है, इसके आगे कोई स्ट्रैंड नहीं है, तो वो सिर्फ उतना ही रीजन जो है वो हमारे पास एम्पलीफाई होगा जितना हम चाहते थे, तो उतना रीजन हमारे पास एम्पलीफाई हुआ। तो और हमारे पास वो उतना प्रोडक्ट क्या हो जाता है, वो शॉर्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, थर्ड साइकिल में हमारे पास आ जाते हैं। अब इस थर्ड साइकिल के बाद क्या होता है, सो वन साइकिल्स और मजीद 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 चलते जाते हैं अल्टीमेटली कि जितने हमने साइकिल्स लगाए हुए होते हैं, मोस्टली हम 40 साइकिल्स का पीसीआर रिएक्शन लगाते हैं, तो 40 साइकिल्स जब पूरे हो जाते हैं, 40 में से पहले 2 साइकिल्स तो लॉन्ग प्रोडक्ट्स के होते हैं जो हमें रिक्वायर नहीं होते, तो लॉन्ग प्रोडक्ट्स बहुत कम होते हैं, बाकी सारे हमारे पास हमारा डिजायर्ड कॉपीड जीन होता है जो कि थर्ड साइकिल के बाद हमारे पास आ जाता है। हम उसको फिर क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं आगे अपनी फर्दर स्टडी के लिए, चाहे हमने उसमें से कुछ म्यूटेशंस फाइंड आउट करनी है, हमने कोई वेरिएशंस देखनी है, हमने एसएनपीज देखने हैं, पॉलीमॉर्फिज्म देखनी है, या हमने वहाँ पर कुछ और देखना है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हम वहाँ पर फिर स्टडी कर लेते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ कॉपीज जो हैं वो बन जाती हैं। क्लियर? यस मैम। ओके एक्सक्यूज मी मैम। जी। मैम इसकी टर्मिनेशन कब होती है, जब हमें रिक्वायर्ड मिल जाता है, जब पूरे 40 साइकिल जितने हमने लगाए होते हैं वो Yes. एंड होने के बाद फिर उसकी यस जब 40 साइकिल्स हो जाते हैं उसके बाद हम टर्मिनेशन कराते हैं। टर्मिनेशन ताकि इसलिए कराते हैं मैम, ताकि और जब हम फर्स्ट में हमने एक डीएनए के मॉलिक्यूल डाला है तो इसमें हम एक से ज्यादा नहीं डाल सकते कि हमें एक दो साइकिल में वो ज्यादा हमें मिल जाए उसके? नो डाउट हम ज्यादा ही डालते हैं, हम कौन सा एक गिन के डालते हैं, जब हमारे पास हम सैंपल से डालते हैं ना अपने पास डीएनए पीसीआर मशीन में, तो पीसीआर रिएक्शन में सॉरी, तो वो तो हमें नहीं पता होता कि उसमें एक मॉलिक्यूल है या 10 मॉलिक्यूल्स हैं, पर मुझे इतना पता है, देखें सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे मैंने अपना ब्लड एक्सट्रैक्ट किया, मैंने ब्लड निकाला अपना, ब्लड में से मैंने अब डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ब्लड मैंने लिया था सिर्फ 1 cc, यानी कि आप समझ लीजिए सिर्फ 1 ml ब्लड लिया था। 1 ml ब्लड में नो डाउट 100 ऑफ ब्लड सेल्स होंगे, मैंने वहां से क्या कर लिया, वाइट ब्लड सेल से अपना डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब वो जो मेरे पास डीएनए आया है ना, वो बहुत ज़्यादा डीएनए नहीं आया, वो थोड़ा सा डीएनए आया है, वो पैलेट होती है हमारे पास थोड़ी सी आती है जिसको हम डिज़ोल्व कर लेते हैं कोई 50 ml ऑफ वाटर में, या इतने में बस हम डिज़ोल्व कर देते हैं, तो टोटल मेरे पास 50 ml कह रही हूँ सॉरी 50 माइक्रोलीटर्स, तो 50 माइक्रोलीटर टोटल मेरे पास सैंपल, अब मेरे पास मेरा डीएनए मौजूद है। उस 50 माइक्रोलीटर्स में आई डोंट नो कि वहां पे कितने नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो आंख से देख ही नहीं सकती अपने डीएनए मॉलिक्यूल को, बस वो 50 माइक्रोलीटर मुझे नजर आ रहा है कि ये 50 माइक्रोलीटर मेरे पास सैंपल है, तो 50 माइक्रोलीटर बहुत थोड़ा होता है, हमने उससे बहुत सारे काम करने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसका पीसीआर लगा के रख लेते हैं ताकि उसी 50 माइक्रोलीटर का जिसमें जो डीएनए है उसकी मेरे पास नंबर ऑफ कॉपीज बहुत ज्यादा सैंपल बन जाए, ताकि मेरे पास सैंपल की कमी ना हो जाए। मैं दोबारा से तो पेशेंट को नहीं बुलाऊंगी, मैं दोबारा से तो नहीं कहूंगी कि प्लीज आके मुझे दोबारा अपना ब्लड दे दें, और कोई भी पेशेंट दोबारा ब्लड नहीं देगा, पेशेंट तो पहले ही मरीज है, उसका आप ऊपर से और ब्लड निकालते जाओ या उसका और आप टिश्यू बार लेते जाओ, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, ये रिकमेंडेड भी नहीं होता और ये अच्छा भी नहीं होता, इट्स नॉट फेवरेबल फॉर अस। कभी पेशेंट अवेलेबल ही नहीं होगा आपको, वो कराची चला गया है, अब आप क्या करोगे, ठीक है, तो हमने फिर इसलिए पीसीआर लगा के रख लेना होता है। अब जो हमने वो 50 माइक्रोलीटर में से सिर्फ 1 माइक्रोलीटर या 2 माइक्रोलीटर डीएनए में पीसीआर मशीन में डालती हूँ, सॉरी पीसीआर रिएक्शन में डालती हूँ, उस 1 माइक्रोलीटर या 2 माइक्रोलीटर में भी हो सकता है 5, 10, 15, 20 डीएनए की कॉपीज हों, पर वो 5, 10, 15, 20 काफ़ी नहीं होती, मुझे करोड़ों बनानी होती हैं, तो मैं हंड्रेड्स ऑफ नंबर ऑफ कॉपीज बनाने के लिए क्या करती हूँ, पीसीआर लगा लेती हूँ। क्लियर? पर साइकिल्स हम यूजुअली साइकिल्स हम 30 अबव ही रखते हैं, 30 से 40 के दरमियान साइकिल्स रखते हैं, ताकि पीसीआर तो हम लगा ही रहे हैं,
लगा रहे हैं ना। और हमने अपना DNTP भी यूज़ किए, हमने प्राइमर भी यूज़ किए, हमने पॉलीमरेज भी यूज़ किया। तो पॉलीमरेज 40 साइकिल्स तक आराम से वर्क कर सकता है। तो फिर मैं कहती हूँ कि जहाँ 30 लगाने वहीं मैं 40 ही लगा लूँ, और एंजाइम की जो प्रॉपर एफिशिएंट जहाँ तक वो काम कर सकता है उससे मैक्सिमम प्रोडक्ट मैं ले लूँ, ताकि मेरे पास कमी ना आ जाए। तो पहले ही हम सरप्लस बना के रख लेते हैं, पहले ही हम स्टॉक में ज़्यादा अपने पास DNA इकट्ठा कर लेते हैं। क्लियर? यस मैम, हो गया। में मैम जी मैम ये जो हम कॉपीज हमारी बन जाती हैं फिर पीसीआर में, तो मैम हम ये कलेक्ट किस साइट पे होती है? ये मीन्स कि पीसीआर कोई ट्यूब्स स्पेशल लगी होती हैं या कोई स्पेशल उनके वो सेपरेट जो बने होते हैं कोई? अच्छा, मैं ना अभी अभी हम स्लाइड्स ये कर लें, 2-3 और स्लाइड्स हैं, ये पढ़ लें, फिर मैं आप लोगों को PCR ट्यूब दिखाती हूँ, तो उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि PCR ट्यूब होती कैसी है और उसमें रिएक्शन कैसे लगाते हैं। PCR ट्यूब बिल्कुल उस तरह से होती है जैसे आप लोगों ने आपको मैं एग्जांपल दूँ किसकी, टेस्ट ट्यूब देखी है आप लोगों ने? टेस्ट ट्यूब सबने देखी हुई होंगी। यस मैम। टेस्ट ट्यूब तो होती है बहुत बड़ी, ठीक है, 10 ml तक की होती है। जो PCR ट्यूब होती है ना, वो सिर्फ होती है 0.5 ml की, 0.5 से 0.75 ml, 0.75 भी नहीं होती, बस बस 0.5 ml तक की होती है। 0.5 ml का मतलब है 500 माइक्रोलीटर। जी मैम। ठीक है, तो 500 माइक्रोलीटर यानी कि इतनी छोटी सी ट्यूब होती है। उतनी छोटी सी ट्यूब में मैंने अपने DNTPs भी डाल दिए, वो रिक्वायर्ड अमाउंट होती है। जब हम PCR लगाएंगे ना तो आप लोग देखोगे यस रिक्वायर्ड अमाउंट में मैम। मैंने अपना DNA डाल दिया, DNTPs डाल दूंगी, प्राइमर डाल दूंगी, और बफर डाल दूंगी, वाटर डाल दूंगी, और एंड पे अपना एंजाइम डाल दूंगी। जब मैंने एंजाइम वगैरह सारा कुछ डाल दिया, मैंने उसको PCR मशीन में प्लेस कर देना है, उसी ट्यूब को बंद करके। उसके ऊपर लिड लगा हुआ होता है PCR ट्यूब के ऊपर, उस ट्यूब को बंद करके मैंने PCR मशीन में रख देना है, PCR मशीन का लिड क्लोज कर देना है, प्रोग्राम सेट करना है और PCR लगा देना है। अब इस PCR को ये जो रिएक्शन होंगे ना 40 साइकिल्स लगेंगे, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं 40 साइकिल्स होने में। ठीक है, तो अब ये 2.5-3 घंटे गुजर जाएंगे, PCR मशीन बीप बजा देगी कि टाइम हो गया है, आपका रिएक्शन स्टॉप हो गया है, यानी कि साइकिल्स कंप्लीट हो गए हैं। अगर बीप नहीं बजाती, मशीन टू मशीन वेरी करता है, अगर बेल नहीं बजाती, बीप नहीं बजाती, तो भी उसके ऊपर प्रोग्राम जो लिखा हुआ होता है, प्रोग्राम के ऊपर लिखा आ रहा होता है कि टाइम कंप्लीट हो चुका है, टाइम 0 रह गया अब, यानी कि टाइम कंप्लीट है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, हमने लिड ओपन करना है PCR मशीन का और अपने जो PCR की ट्यूब्स थी उन्हीं को ही बाहर निकाल लेना है। अब वो जो PCR की ट्यूब्स थी जिनमें पहले सिर्फ रिएक्शन मिक्सचर था, अब उन्हीं में प्रोडक्ट्स है। अब उन्हीं में क्या है, प्रोडक्ट्स है। अब उनमें रिएक्शन, अब उनमें रिएक्टेंट्स नहीं रहेंगे। मैम रिएक्टेंट्स यानी कि अच्छा बिल्कुल वो फिनिश हो जाएंगे और उनकी जगह उनके यस प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। यस यस, हो सकता है कि कोई 2-4 रिएक्टेंट्स रह भी जाएं, पर वो इतने ज्यादा अमाउंट में, DNA के अमाउंट में वो कोई मैटर नहीं करते कि वो पड़े यस हुए हैं वहां पे। ठीक है, तो 40 साइकिल्स के बाद मैम, वैसे ही लेकिन एंजाइम ही। प्रोडक्ट्स तो उन्हीं की कॉपीज होंगी ना, यस आइडेंटिकल होंगे वो तो। यस, तो कॉपीज उसी रिएक्टेंट्स की ही कॉपीज, यानी कि वो उसी DNA टारगेट की ही कॉपीज बनी हुई है ना हमारे पास। जी मैम ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो उसी ट्यूब यस में हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं। मैम। फिर अब हमें टेस्ट करना होता है इसके बाद कि क्या वाकई ही प्रोडक्ट्स बने हैं कि नहीं बने, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है हमने तो लगा दिया, पर हो सकता है प्राइमर एनील ही ना हुए हो उस टेम्परेचर पे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि प्राइमर एनीलिंग का जो टेम्परेचर वो स्पेसिफिक होता है। तो हो सकता है प्राइमर एनील ही ना हुए हो। अब जब प्राइमर एनील ही नहीं हुए तो प्रोडक्ट्स तो बनने ही नहीं, आपके पास कॉपीज तो बनने ही नहीं। तो जब PCR हम कंप्लीट कर लेते हैं, हमारे पास जब प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, हम उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट कैसे करते हैं? थ्रू इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे भी और परफॉर्म भी करेंगे इंशाल्लाह। So you will get the clear idea about how the PCR, how the polymerase chain reaction is performed, and how the products are tested, how the products are verified, how the products are identified, कि products को कैसे identify किया जाता है कि products क्या बने भी हैं कि नहीं बने, identify भी तो करना है ना। तो वो हम यस मैम। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू कर लेते हैं। ओके, सो मूव ऑन करें नेक्स्ट पे। यस मैम। ये देखें, यहाँ पे PCR ट्यूब बनी भी हुई है, ये देखें, ये छोटी सी, ये जो ट्यूब बनी हुई है ना, यहाँ पे बड़ी करके दिखाई हुई है, ये इतनी बड़ी नहीं होती, ये छोटी सी ट्यूब होती है। अब ये जो छोटी सी ट्यूब है PCR ट्यूब, इस PCR ट्यूब को हम अंदर प्लेस कर देते हैं। जब हम इसमें रख देते हैं इसको, तो हमारे पास जो है वो
रिएक्शन लग जाता है और साइकिल्स जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे भी दोबारा यहाँ पर दिखाया गया है कि ये था हमारा डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट या कोई भी हमारा डिजायर्ड डीएनए सीक्वेंस जिसको हमने कॉपी करना था। इसकी हमने डीनेचरेशन करवाई 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे और फिर हमने प्राइमर्स को एनील करवाया। प्राइमर्स जब एनील हो गए, जब प्राइमर एनील हो जाएंगे तो एनीलिंग के बाद क्या होगा कि हमारे पास उसी की कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखें पॉलीमरेज आके बाइंड कर गया और उसने डीएनटीपीज यहाँ पर जोड़ना शुरू कर दिए। तो ये देखें पीछे स्ट्रैंड बनता जा रहा है प्राइमर के आगे और ये प्राइमर के आगे इधर स्ट्रैंड बनता जा रहा है। तो सो ऑन। ये देखें यहाँ पे फर्स्ट साइकिल था तो फर्स्ट साइकिल में हमारे पास टोटल थी कॉपीज ओनली 4 कॉपीज फर्स्ट साइकिल के बाद आई। सेकेंड साइकिल के बाद हमारे पास 8 कॉपीज आ गई 2 की पावर 3 एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। थर्ड साइकिल में हमारे पास 2 की पावर 4 यानी कि 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16 कॉपीज आ गई। उसके बाद हमारे पास फोर्थ साइकिल में 32 कॉपीज आ जाएंगी। तो जब तक 40 साइकिल या 30 साइकिल होते हैं तो हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज बन जाती है। एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से कितने होंगे 64, 64 से कितने होंगे 100 एंड समथिंग। सो इस तरह एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता जाएगा साइकिल्स में और 40 साइकिल के बाद हम अपने पीसीआर इन्हीं ट्यूब्स को बाहर निकाल लेंगे। अब इसमें प्रोडक्ट होंगे। क्लियर मैम? जी मैम Yes, इसमें जो मैम लैगिंग स्ट्रैंड जो इसमें होता है उधर ओकाज़ा के फ्रेगमेंट्स बनते हैं पीसीआर में या नहीं? नो 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 नो, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि इसमें कोई रेप्लिकेशन फॉर्क नहीं होता। जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो पूरा का पूरा कंप्लीटली अलग कर दिया जाता है। स्ट्रैंड्स दोनों बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। जबकि नेचुरली जब हमारे अंदर डीएनए सिंथेसिस होती है तब वो कंप्लीटली तो नहीं ना अलग जी हुए मैम, वहाँ होते। पे फोक बनता है। यस, वहाँ पे फोर्क बनता है। वो थोड़ा सा रीजन जो है वो हेलिकेज एंजाइम उसको खोल देता है, वहाँ पे रेप्लिकेशन फोर्क बन जाता है और उसके साथ जो है वो एक लीडिंग हो जाता है एक लैगिंग हो जाता है। जी वो कज़ाकी फ्रेगमेंट्स जो है उसके लैगिंग में बन जाते हैं। पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता ठीक क्योंकि इसमें तो कम्प्लीटली आपके स्ट्रैंड जो है वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सारा का सारा लीडिंग ही होता है। जी मैम, ठीक है। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ पीसीआर। अब हमने अभी तक जितना पढ़ा हमने कन्वेंशनल पीसीआर के बारे में पढ़ा कि कन्वेंशनल पीसीआर जो हम परफॉर्म करेंगे वो क्या होता है, उसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। अब डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट कंडीशंस पीसीआर की टाइप्स होती हैं। टाइप से मुराद ये कि उससे पहले ना पीसीआर से पहले थोड़ी बहुत हमें मॉडिफिकेशंस करनी पड़ जाती हैं या हमें थोड़ी सी स्पेशल ट्रीटमेंट्स करने पड़ जाते हैं। बाकी सारा कुछ वैसे ही है, डीनेचरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन और टर्मिनेशन। पर टाइप्स आ जाती है। टाइप्स में हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स होती है? नंबर 1 इनवर्स पीसीआर, नंबर 2 टच डाउन पीसीआर, नंबर 3 हॉट स्टार्ट पीसीआर, 4th नेस्टेड पीसीआर, 5th मल्टीप्लेक्स पीसीआर, 6th रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर एंड 7th रियल टाइम पीसीआर। सो ये सारी की सारी जो पीसीआर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबका कन्वेंशनल तरीका ही है, सबका वही तरीका है, सिर्फ इसमें पहले थोड़ी थोड़ी सी हर किसी में थोड़ी थोड़ी मॉडिफिकेशंस है। बिल्कुल उस तरह के जैसे हर महीने बाद एक नया मोबाइल लॉन्च हो जाता है, हर 2 साल बाद एक नया लैपटॉप लॉन्च हो जाता है, एक नई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लॉन्च हो जाती है। तो वो पहले वाला प्रिंसिपल तो उसका वही होता है। लैपटॉप, अब सारे लैपटॉप्स का काम तो एक ही है, पर आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती है, मॉडिफिकेशंस हो जाती हैं। हम अब इतने एडवांस लैपटॉप्स आ गए हैं कि हम उसमें बहुत सारे एडवांस काम कर सकते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है। तो इसी तरह पीसीआर में है कि हम क्या करते हैं, थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस होती जाती हैं, बाकी कन्वेंशनल तरीका वही है उसका। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले इनवर्स पीसीआर पे। तो व्हाट इज इनवर्स पीसीआर? also called as inverted PCR और inside out PCR। इसको inverted PCR भी कहते हैं, inside out PCR भी कहते हैं। इनसाइड आउट क्यों कहते हैं? अभी आप लोग अभी डायग्राम देखेंगे तो आप लोगों को समझ लग जाएगी कि इनसाइड आउट पीसीआर क्यों कहते हैं इसको। इस पीसीआर को हम तब करते हैं जब हमारे पास ऐसा सीक्वेंस कोई डीएनए का आ जाता है जिसका हमें सीक्वेंस नॉन ही नहीं होता। हमारे पास कोई ऐसा सैंपल आ जाता है जिसका सीक्वेंस हमें नहीं पता। जब सीक्वेंस नहीं पता तो हम प्राइमर तो डिजाइन कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते ना। प्राइमर डिजाइन करने के लिए मेरे पास टेम्पलेट का सीक्वेंस होना चाहिए। टेम्पलेट का सीक्वेंस होगा तो ही मैं प्राइमर डिजाइन करूंगी और फिर प्राइमर सिंथेसाइज करूंगी और फिर प्राइमर्स को डालूंगी। जब तक मेरे पास प्राइमर ही नहीं होगा तो मैं पीसीआर नहीं लगा सकती। और अब ऐसे भी सैंपल्स कई दफा आ जाते हैं हमारे पास, जैसे कि हुआ भी है अभी कोरोना के केस में कि बहुत ऐसी बातें रैंडम उड़ रही थी, अफवाहें कि
वो जी कुक एक चिकन का ब्लड दे दिया, उसमें भी कोरोना जी, मोंकी का दे दिया तो उसमें भी कोरोना उन्होंने मुस्बत करार दे दिया, जब कहते थे कि कोरोना वरोना कुछ नहीं है। तो यानी कि अब आपके पास, आपको नहीं पता आपके पास कौन सा सैंपल आया है। आपको एक मजे की बात बताऊं, जो कोरोना का टेस्ट होता है वो भी पीसीआर टेस्ट होता है। जो कोरोना का टेस्ट किया जाता है वो भी पीसीआर टेस्ट किया जाता है। अच्छा जी, चलें अब आ जाते हैं हम इनवर्स पीसीआर पे। तो ये जो इनवर्स पीसीआर है, इसमें हमारे पास सीक्वेंस हमें नोन ही नहीं, हमें नहीं पता। पर ऐसा होता है कि हमें सिर्फ एक थोड़े से रीजन का पता है, थोड़े से 10 बेस पेयर 20 बेस पेयर रीजन का हमें पता है कि इस रीजन का इतना सीक्वेंस है, बाकी हमें कुछ नहीं पता। तो प्राइमर तो मुझे 2 सिंथेसाइज करने होते हैं, एक फॉरवर्ड एक रिवर्स। अगर मैं वो 10 बेस पेयर या 20 बेस पेयर के अकॉर्डिंग एक प्राइमर तो सिंथेसाइज कर लूंगी, तो दूसरा प्राइमर रिवर्स प्राइमर में फिर भी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनवर्स पीसीआर लगाना पड़ेगा। इट इज यूज्ड टू एम्पलीफाई अननोन डीएनए सेगमेंट that flanks one end of known DNA sequence for which no primers are available। उसके साथ एक नॉन डीएनए का सीक्वेंस का फ्लैंक जरूर होता है, फ्लैंक यानी कि छोटा सा रीजन उसका जरूर होता है, पर कोई प्राइमर्स अवेलेबल नहीं होते। तो हम क्या करते हैं, हम ये काम करते हैं। ये था, आप फर्ज कर लें कि ये पूरा था हमारे पास डीएनए सेगमेंट, डीएनए सीक्वेंस, जो कि मुझको एम्पलीफाई करना था, पर मुझे तो इसका सीक्वेंस ही नहीं पता। जब सीक्वेंस नहीं पता तो मुझे प्राइमर्स नहीं मैं डिजाइन कर सकती। पर ये था कि इसमें एक नॉन रीजन का छोटा सा फ्लैंक मुझे पता था, ये नॉन रीजन था, ये जो रेड कलर का है। तो इस नॉन रीजन से तो मैं प्राइमर नहीं डिजाइन कर सकती। अगर मैं एक प्राइमर लगा भी लेती हूँ तो दूसरा प्राइमर कहाँ लगाऊंगी, और बीच में तो लगा ही नहीं सकते प्राइमर। प्राइमर तो हमने एंड्स पे बनाने होते हैं, इधर से इधर, ताकि इस पूरे के पूरे रीजन को एम्पलीफाई किया जा सके। अब मेरे लिए मसला है, अब मैं क्या करती हूँ इसको, कि मैं क्या करूंगी, मैं इसकी रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन कर दूंगी। यहाँ से रीजन ऑफ इंटरेस्ट से मैं बीच में से थोड़ा सा साइड से जहाँ से मुझे नहीं चाहिए वहाँ पे मैं कट प्रोड्यूस कर लूँगी, स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करूँगी, उन स्टिकी एंड्स की मदद से इसकी सर्कुलराइजेशन कर दूंगी। अब जब सर्कुलराइजेशन करूँगी तो इस ये वाला ही जो अब आपके पास ये फ्रेगमेंट आया है, इस फ्रेगमेंट को ऊपर को ऐसे घुमा दें, गोल जोड़ दें। जोड़ दिया आपने तो आपके पास ये गोल फ्रेगमेंट बन गया प्लाज्मिड की तरह का। अब इसमें क्या हुआ कि आपके पास जो नॉन रीजन है वो बिल्कुल बीच में आ गया। अब आपने क्या करना है, इस नॉन रीजन को बीच में से किसी भी रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन एंजाइम से कट कर देना है। जब आप इसको कट करोगे तो क्या होगा, आधा नॉन रीजन एक साइड पे चलेगा, आधा नॉन रीजन एक साइड पे चले जाएगा, और रीजन ऑफ इंटरेस्ट आपके पास इंटैक्ट रहा। रीजन ऑफ इंटरेस्ट को कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या करूंगी, मैं प्राइमर इधर से और इधर से प्राइमर डिजाइन कर लूंगी दोनों साइड्स पे, क्योंकि अब मेरे पास नॉन रीजन मौजूद है। तो मैंने इधर से भी प्राइमर डिजाइन कर लिया, फॉरवर्ड प्राइमर, इधर से रिवर्स प्राइमर डिजाइन कर लिया। और मेरे पास अब मैं क्या करूंगी, जब मुझे पीछे ये मॉडिफिकेशन करनी पड़ी, अब मैंने आगे क्या करना है, कन्वेंशनल पीसीआर ही लगा लेना है। बिल्कुल जो भी हमने पीछे पढ़ा है वो पीसीआर परफॉर्म कर लूंगी। तो मैं इसको क्या कहूंगी कि ये क्या है, ये इनवर्स पीसीआर है, क्योंकि इसमें मैंने जो इनसाइड आउट कर दिया, ये आउट पे थे, ये इनसाइड था, ये रीजन इनसाइड था, इसको मैंने आउट पे ले गई, बाहर की तरफ को ले आई। एक्सक्यूज मी तो मैम, जी मैम हमें स्लाइड नंबर 7 शो हो रही है। आपको स्लाइड नंबर 7 शो हो रही है, आपको ये स्लाइड नहीं शो हो रही? नो मैम, अब हुई है। ओह माय गॉड, तो आप लोगों ने स्लाइड नंबर, सब अभी तक स्लाइड नंबर 7 पे हो? यस मैम, सबको पहले 7 शो हो रही थी, हमें यस लगा मैम, कि शायद शो आप नहीं हो रही थी। ये वाली शो नहीं हुई? मैम अब दोबारा से फिर 7 पे आ गई है, एक दफा 11 पे गई थी। मैम अब 8 पे है। ये वाली शो हुई है आप लोगों को स्लाइड? अब हो रही है मैम, पहले नहीं शो हो रही थी, पहले 7 पे थी। ओहो बेटा, आप लोगों को मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं तो इतनी सारे बता गई हूँ आप लोगों को आगे। मैम हमें लग रहा था हमारी स्क्रीन हेल्ड हो गई है। एग्जैक्टली Yes, ऐसे ma'am, हुआ था मैम, computer हमने अपने refresh पास तो खोल ली थी अपनी साइड। चले मैं अब दोबारा से इसको थोड़ा सा आप लोगों को दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ, या बल्कि दोबारा नहीं करते क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हो गई हुई है। मैम लेकिन हमारे पास रिकॉर्डिंग भी ओपन नहीं होती वीडियो यहाँ पे। मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों को पहुंचा दूंगी, सबके पास ओपन हो जाएगी। बल्कि मैं इसको अभी दोबारा एक्सप्लेन भी कर देती हूँ आपको, ठीक है? पहले अभी बस इसी स्लाइड को समझ ले। जी तो मैम। ठीक है, ये हमारे पास अब ये क्या हो गया, ये इनसाइड आउट हो गया, क्योंकि ये पहले
देखिए ये इनसाइड रीजन था, नॉन रीजन जो था वो इनसाइड था, अंदर था, अब वो आउट हो गया है, बाहर की तरफ को आ गया है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको इनसाइड आउट पीसीआर भी कहते हैं, या इसको हम इनवर्स पीसीआर भी कहते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, रीजन को यहाँ पे उल्टा दिया है, इसलिए। क्लियर? मैम ये जो रीजन ऑफ मैम एक क्वेश्चन है जी जी। मैम, ये जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट है दोनों साइड पे, इसकी सीक्वेंस अननोन है, यस। तो फिर हमें किस तरह पता चलेगा कि हमने स्ट्रैंड्स अपने जो अननेसेसरी स्ट्रैंड्स हैं वो किस एग्जैक्टली किस पोजीशन से हमने कट ऑफ कराने हैं लाइगेशन करवाने के लिए? देखें, हमारे पास जो नॉन रीजन है ना, वो सिर्फ ये दरमियान वाला रीजन है। वो कौन सा रीजन है? सिर्फ ये दरमियान वाला रीजन है। तो हम क्या करते हैं कि हम मिनिमम जितना बचा सकते हैं ना, जितना कम फासले पे हम कट प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम उतने ही फासले पे कट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि एंड से बिल्कुल करीब तरीन, ताकि हमारा रीजन जो है, जो हमने एम्पलीफाई करना है, रीजन ऑफ इंटरेस्ट है, वो जाया ना हो। तो हम उस रीजन में स्पेस प्रोवाइड करने के लिए लाइगेशन के लिए वो कट प्रोड्यूस करवाते हैं। क्या कह रहे हो? मतलब सिर्फ लाइगेशन के लिए स्पेस प्रोड्यूस करवाने के लिए माइनर से कट प्रोड्यूस करवाते हैं। यस। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कट प्रोड्यूस करा लेते हैं। अब इस कट के जरिए हम क्या करते हैं, ये चूंकि स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो गए, हम इसकी सर्कुलराइजेशन करा देते हैं, इसको दोबारा से जोड़ देते हैं इसी स्ट्रैंड को। अब ये वाला जो स्ट्रैंड है, इसको आप ऊपर को घुमा दें, ऊपर को घुमा के जोड़ दें दोनों एंड्स को, तो आपके पास ये गोल स्ट्रैंड, ये गोल आ जाएगा प्लाज्मिड की तरह। इसमें आप देखोगे कि बीच में अंदर आपके पास नॉन रीजन है, इस नॉन रीजन में से आप रिस्ट्रिक्शन साइड पे कट प्रोड्यूस कर लो दोबारा से। अब क्या होगा, फ्रैगमेंट को नीचे से ऐसे खोल दो, ऊपर की तरफ को, नीचे से इधर को और इधर को खोल दिया आपने, तो आपके पास इनसाइड आउट हो गया, यानी कि जो अंदर वाली चीज थी अब वो क्या हो गई, बाहर आ गई। तो बाहर वाले, अब ये जो रेड वाले रीजन थे, ये तो मुझे सीक्वेंस ऑलरेडी नोन थे, तो मैं इसके अगेंस्ट क्या कर लूंगी, प्राइमर डिजाइन कर लूंगी, इधर फॉरवर्ड प्राइमर, इधर रिवर्स प्राइमर, और सिंपली पीसीआर परफॉर्म कर लूंगी। क्लियर? एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम ये सारे काम तो फिर पीसीआर ही करेगा, क्योंकि ये तो इतने वो माइन्यूट होते हैं, इतने माइनर होते हैं, ये हम लोग तो फिर नेकेड आई से तो नहीं हम लोग कर सकते, देख सकते इसको। नहीं, ये हम नेकेड आई से, ऑब्वियस बात है कि हम ऐसे इसको नेकेड आई से नहीं करते। अभी जब हम पढ़ेंगे ना रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स के बारे में, कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कैसे कट प्रोड्यूस किए जाते हैं, और उसकी रिस्ट्रिक्शन मैपिंग कैसे की जाती है कि कहाँ कहाँ पे कट प्रोड्यूस हुए हैं, तो वो फिर हमें पता चलेगा। ये काम पीसीआर में नहीं होता, इसका भी हम अलग से रिएक्शन ही लगाते हैं, तो फिर हम रिस्ट्रिक्शन से जो है वो कट, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट प्रोड्यूस करते हैं, पीसीआर में नहीं होता ये काम। यस मैम। ठीक है, तो आप लोगों को इसका आइडिया हो जाएगा जब हम रिस्ट्रिक्शन वाले टॉपिक पे पहुंचेंगे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को कैसे कट किया जाता है। क्लियर? अब इनवर्स पीसीआर की हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन में सबसे पहले क्या है कि एम्पलीफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीक्वेंसेस फ्लैंकिंग ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। तो हम एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं और आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं ऐसे सीक्वेंसेस की जिसमें थोड़ा सा रीजन जो है वो हमें नोन होता है, बाकी रीजन हमें नोन नहीं होता, और कुछ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे डीएनए में जंप करते रहते हैं, एक जगह से उठते हैं दूसरी जगह पे जाके बैठ जाते हैं, ऐसा सीक्वेंस होते हैं ये जो जंप करते हैं। नेचुरली भी हमारे अंदर ऐसा डीएनए पाया जाता है जो एक जगह से उठता है, एक लोकस से उठता है, दूसरे लोकस पे जाके बैठ जाता है, तो ये जंप करता रहता है। तो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स भी होते हैं, तो हम उनको डिटेक्ट करने के लिए इनवर्स पीसीआर परफॉर्म कर सकते हैं। फिर दूसरा, क्लोनिंग ऑफ अननोन सीडीएनए सीक्वेंसेस फ्रॉम टोटल आरएनए। हम अननोन किसी भी सीडीएनए सीक्वेंस को क्लोन कर सकते हैं थ्रू इनवर्स पीसीआर। इसके अलावा हम कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड स्पेसिफिक प्रोब्स फॉर क्रोमोसोम वॉकिंग, हम एंड स्पेसिफिक प्रोब्स भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं किससे, इनवर्स पीसीआर से, क्योंकि जब हमारे पास रीजन जो है वो एम्पलीफाई हो जाएगा तो हम उससे जो है वो स्पेसिफिकली एंड स्पेसिफिकली प्रोब्स जो हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो एप्लीकेशंस तो डिफरेंट हो सकती हैं हमारे पास कि हम किससे क्या काम लेना चाहते हैं, तो हम बहुत सारे चीज़ों से डिफरेंट काम ले सकते हैं। फिर हमारे पास आती है एम्पलीफिकेशन, यानी कि इंक्रीज करना, एम्पलीफिकेशन ऑफ इंटीग्रेशन साइट्स यूज्ड बाय वायरसेस एंड ट्रांसजीन्स। तो वायरसेस वगैरह जो है वो जिन इंटीग्रेशन साइट्स को यूज करते हैं हम उनकी भी एम्पलीफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टच डाउन पीसीआर है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
मैम ये थर्ड पॉइंट इसकी एप्लीकेशन का एक्सप्लेन कर दें, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड स्पेसिफिक प्रूफ्स वाला।